हमारा पहला खालिस्तान है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र खालिस्तान है। तो यहाँ पर हमें बिना बुझे हुए चूने का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैं आप लोगों को खालिस्तान करवाऊंगा तो हर एक खालिस्तान में आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। उस समय में आप लोगों को क्या करना है कि अपने दिमाग में इस खालिस्तान में क्या भरना है उसको सोच लेना है और सोच करके दिमाग में ही लिख लेना है। और हो सकता है तो आप लोग कॉपी पेन भी ले लीजिए, उसमें भी आप लोग नोट करते जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है तो दिमाग में ही सोचते जाइए कि हाँ मुझे ये आता है तो इसका सूत्र ये है, तो जल्दी से आगे बढ़ जाइए। यदि नहीं आता है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ऐसा ही हम लोग सारे के सारे खालिस्तानों में करेंगे और लगभग हम लोग 50 से ज्यादा खालिस्तान यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ना, इससे आप लोगों को बहुत सारे खालिस्तान आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला, तो अगला यहाँ पर दूसरा है अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे से अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं। तो आप लोग ये भी बताइए कि अम्ल और क्षारक को एक दूसरे में मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीन करके जो उत्पाद बनाते हैं उनमें एक चीज तो होती है लवण। अब दूसरी चीज क्या होती है तो ये आप लोगों को बताना है। तो वो दूसरी चीज होती है हमारा क्या? पानी, यानी कि H2O। ठीक है, क्या बनाते हैं? पानी यानी कि H2O। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगला है यानी कि तीसरा, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ऐसे ही आप लोग धावन सोडे का, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इन सभी के आप लोग ब्रंजक जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक है, तो ब्रंजक चूर्ण का यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आगे हमारा आ जाता है 4। तो ये 4 है, एक उदासीन विलयन के पीएच मान होता है, यानी कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो ये तो सिंपल सा है, एक उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7। ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय, बिल्कुल बीच में होता है उदासीन। और शुद्ध जल का भी पीएच मान क्या होता है? 7। ठीक है, अगला, तो अगला है अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। तो आपको बताना है कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं कि क्षारकीय के उदासीन। तो जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे अम्लीय प्रकृति के। किसके? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, तो ये तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। तो अगर आपसे बोला जाए कि धात्विक ऑक्साइड किसके होते हैं, ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे फिर किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, जब हमारे अधात्विक अम्लीय हैं तो धात्विक कैसे हो जाएंगे? क्षारीय प्रकृति के। ये काफी इंपोर्टेंट खालिस्तान है। अगला, लिटमस एक सूचक है। तो आप लोगों को बताना है कि सूचक है, जो लिटमस है वो किस प्रकार का सूचक है। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, यानी कि क्षार है। तो लिटमस भी एक सूचक का प्रकार है। जैसे जो सूचक होते हैं यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं और एक यहाँ पर कैसे होते हैं? गंधीय सूचक। तो लिटमस एक जो है वो हमारा क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। वर्षा का जल विद्युत का खालिस्तान होता है। तो वर्षा का जल में H+ आयन होते हैं, यानी कि ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। ठीक है, चालक भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला, तो अगला है हमारा यहाँ पर 8वां, शुद्ध सोना खालिस्तान कैरेट का होता है। तो आपको पता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का यहाँ पर शुद्ध सोना होता है। लेकिन इस शुद्ध सोने के कोई भी आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इतना मुलायम होता है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा और आसानी से मुड़ जाएगा, इसलिए शुद्ध सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा आ जाता है 9वां। तो क्या है? को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि एक ऐसी धातु है, उस धातु को छोड़ करके बाकी जितनी भी धातु हैं वो कैसी हैं? ठोस। लेकिन एक धातु है वो कैसी है? द्रव अवस्था में होती है। तो वो कौन सी है?
तो वो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, पारा, या जिसको हम लोग बोल देते हैं मरकरी। ठीक है, कौन सी करी, मर और करी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पारा या मरकरी को छोड़ करके बाकी जितनी भी धातु हैं वो कैसी हैं, ठोस अवस्था में है। ठीक है, अगला, तो यहाँ पर अगला आ जाता है हमारा 10वां। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो जो वो लाल भूरे रंग की पदार्थ चढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग। क्या बोल देते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आयरन ऑक्साइड, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जंग। ठीक है, लोहे पर जंग लग जाती है ना, तो वही जो लाल भूरे रंग की परत होती है उसको आयरन ऑक्साइड या जंग कहते हैं। ठीक, अगला, अगला है 11वां। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रिया क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं। यानी कि धातुओं की ऐसी एक सूची है जिनमें उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाता है, तो उस सूची को क्या कहते हैं। तो उस सूची को ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर अगला है, धातुएं प्राह ऊष्मा एवं विद्युत की कैसी होती हैं। तो आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं, चालक यानी के सुचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आप लोग यहाँ पर बताइए। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है कितनी, 4। संयोजकता मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों से यह किसी दूसरे तत्व से संयोग करके कोई ना कोई एक नया पदार्थ बनाती है। ठीक है, या कोई यौगिक बनाती है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 4, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है यहाँ पर, 4। ठीक है, ये 4 किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपनी संयोजकता को पूरा करता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है यहाँ पर, 4। ठीक है, अब आप लोगों को मुझे कार्बन का संकेत बताना है कि क्या होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटेन का आणविक सूत्र है। तो यहाँ पर हमें पेंटेन का आणविक सूत्र यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से बताइए। पेंटेन यानी कि 5, तो 5 को पेंट बोलते हैं, यानी कि सी हमारे यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 5। और इसके दुगने से 2 अधिक होंगे हमारे हाइड्रोजन, यानी कि 2n+2 होंगे, यानी कि होगा H12। 5 के दुगने 10 और 10 के 2 अधिक यानी कि 12। तो पेंटेन का आणविक सूत्र हो जाएगा यहाँ पर C5 और H12। अब देखिए ये पेंटेन है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सभी के आप लोगों को आणविक सूत्र यहाँ पर सीख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका जो फॉर्मूला होता है वो CN और क्या होता है, H2n+2, ये हमारे इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेंटेन समूह वालों का आणविक सूत्र ये होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, अगला, तो अगला है हमारा यहाँ पर 15वां। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है जल्दी से बताइए आप लोग, क्या कहलाता है। तो प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है हमारा, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, आपसे बोला जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको यदि हम किसी प्रतीक में लिख दें तो वही हमारा बन जाता है रासायनिक समीकरण। तो परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला, साबुन कठोर जल में उपस्थित खालिस्तान लवणों से अभिक्रिया करता है। तो हमें बताना है कि साबुन है वो किन से अभिक्रिया यहाँ पर करता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि साबुन यहाँ पर किन लवणों से अभिक्रिया करता है। तो वो करता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से यहाँ पर वो क्या करता है, अभिक्रिया। ठीक है, अगला, तो यहाँ पर अगला है हमारा 17वां। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं,
यानी कि जो हमारे लोहे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपके घर के गेट, खिड़कियां, दरवाजे, इन सबको हम लोग पेंट करते हैं, यानी कि उन पर बानिश पोतते हैं। तो किस वजह से? ताकि उनमें जंग नहीं लगे। तो यहाँ पर इसका रासायनिक इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? लोहे की वस्तुओं को हम किससे बचाते हैं? संक्षारण, यानी कि जंग से। संक्षारण और ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग, जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला, यानी कि 18वां। तो 18वां यहाँ पर, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। हाँ, तो यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत किस अभिक्रिया को कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। तो संयोजन के विपरीत क्या हो जाएगी? वियोजन। ठीक है, संयोजन में क्या होता है? कोई भी दो तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये है प्लस एक ये है, दोनों मिलाकर के एक बड़ा बना देते हैं। और वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक बड़ा सा है, लेकिन इससे दो छोटे छोटे उत्पाद यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला है, अ, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है? आप लोगों को उस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो वो कहलाता है हमारा उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि H2 इसमें योग, यानी कि H2 का मान यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन O2 यानी कि ऑक्सीजन घट रही है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी अपचयन। और इसकी उल्टी होती है उपचयन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए? बढ़ जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाए? घट जाए, तो उसको बोलते हैं उपचयन। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बढ़ रही है, यानी कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर घट रही है, तो उसको बोल देते हैं अपचयन। ठीक है, अगला विकल्प देखिए यहाँ पर क्या है हमारा खालिस्तान। वे सभी विक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो उनको हम लोग बोल देते हैं जैव विक्रम। क्या बोल देते हैं? जैव विक्रम। ध्यान रखिए, उनको क्या बोल देते हैं? जैव विक्रम। तो आपसे 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है, जैव विक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी विक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव विक्रम कहते हैं। जैव विक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे हमारा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैव विक्रम के अंतर्गत। अगला, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं एंजाइम। क्या कहलाते हैं? एंजाइम। ठीक है, जैसे निकेल एक एंजाइम है ना। ठीक है, जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक को हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो अगला यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, अग्नाशय से निकलने वाला पाचक विकर का नाम क्या है? यानी कि अग्नाशय जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उससे एक वसा को पचाने वाला विकर, यानी कि एक एंजाइम ही निकलता है, उसका हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो वो है हमारा लाइपेज। क्या है? लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। अगला यहाँ पर हमारा आ जाता है, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं खालिस्तान। तो अग्नाशय से निकलने वाला है लाइपेज। ठीक है, अब आमाशय से जो निकलने वाला, जो प्रोटीन को पचाता है, और जो अग्नाशय से निकलता है वो वसा को पचाता है। तो आमाशय से निकलने वाला जो प्रोटीन का पाचन करता है, उस विकर का क्या नाम है यहाँ पर? पेप्सिन। क्या नाम है उसका? पेप्सिन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा 25वां। तो ये क्या कहता है भाई साहब आपसे? वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है। तो ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में यहाँ पर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगला, तो अगला 26वां हमसे कहता है, अपशिष्ट पदार्थों का सही से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को पता ही है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बने हुए हैं, जैसे मलमूत्र, इनको सही से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला यहाँ पर क्या है। तो ये क्या कहलाता है भैया हमारा, हरे पौधे खालिस्तान स्वयं बनाते हैं।
तो क्या करते हैं भैया, हरे पौधे अपना क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अरे भाई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के कौन सी तंत्रिका बनाते हैं, तो वो बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है ना हमारा आवर्धन का, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश और बिंब की ऊंचाई यानी कि एच, तो एम बराबर एच डैश बटे एच। ठीक है, अगला, प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग सभी को पता है कि कैसा प्रतीत होता है, नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे क्या कहते हैं, एक पतली झिल्ली से अंदर जाता है प्रकाश, तो उस पतली झिल्ली को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। या इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। ठीक है, कॉर्निया या इसको हिंदी में बोल देते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ये हमारी आंख से रिलेटेड है। अगला, तो मानव मस्तिष्क में मुख्य भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाता है, यानी कि आपने जैसे कोई किसी को आंख अपनी दान कर देता है, नेत्र अपने दान कर देता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सारी आंख निकाल के उसको दे देता है, तो नहीं है, हम नेत्र का कुछ एक स्पेशल भाग उसको दान करते हैं। तो वो क्या है जो हम उसको दान कर देते हैं, तो मानव नेत्र का नेत्र दान में किया जाता है किसका, कॉर्निया का, क्योंकि यही इसी से ही आंख में जो प्रकाश है प्रवेश करता है, इसी से ज्यादातर दिखाई देता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस अंग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। ठीक है, अगला, तंत्र की इकाई क्या है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मानव शरीर की इकाई कोशिका है, वैसे ही तंत्र की इकाई क्या है, तो उसको बोल देते हैं न्यूरॉन। क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां, आंख के बीच के छिद्र को क्या बोल देते हैं, तो ये तो सभी को पता है कि उसको बोल देते हैं पुतली। क्या बोल देते हैं, पुतली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, और आगे आ जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, खालिस्तान, तो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ पर होता है, तो जल्दी से बता दीजिए आप। कोई रज्जू नाम का होता है, अच्छा, क्या है सर, मेरु रज्जू, क्या होता है, मेरु रज्जू। ठीक है, मेरु रज्जू। ठीक, ये हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं कि श्रेणी में, तो घरों में जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं वो हमारे पैरेलल में जोड़े जाते हैं, यानी कि किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। अब आप लोगों को यहाँ पर मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि वो क्यों समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्यों, तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, जरा जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण में होता है, तो वो कहाँ पर होता है, शुक्राणु यानी कि क्रोमोसोम का निर्माण यहाँ पर हमारे शरीर में किस जगह पर होता है, तो वो होता है हमारे शरीर में वृषण में। कहाँ पर होता है, वृषण में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा 39वां, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण हार्मोन करता है, यानी कि जो यौनारंभ अवस्था है उसको नियंत्रण करने वाला या शुक्राणु को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है,
तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। काफी लंबा है लेकिन आप लोगों को याद करना है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक। अगला क्वेश्चन 40वां, कार्य करने की दर को क्या बोल देते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर शक्ति। अब आप लोगों को बताना है कार्य करने की दर की जगह हम लोग बोल देंगे थी क्या? कार्य करने की दर को यदि हमने शक्ति बोल दिया तो आप लोगों को बताना है कार्य करने की क्षमता को क्या हम बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है। चलिए अब आप लोग एक और बता दीजिए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसको जे से दर्शाते हैं। अगला, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या हो जाता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, आपके घर में जो बल्ब लगे हैं वो कितने के लगे हैं? हाँ, यानी कि वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर हो जाएगा वाट। ठीक है, इसे कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक, वाट। ठीक, अगला यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग 42वां, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुम्बकीय शक्ति का मान भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कौन सा नियम है भैया? तो नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात यहाँ पर की जाती है। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल कैसा होता है? तो उस पर आरोपित बल अधिकतम होता है। ठीक है, कैसा होता है? अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? तो यहाँ पर वो होती हैं परस्पर समांतर। ठीक है, पैरेलल होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंद वक्र। ठीक है, वंद वक्र के रूप में होती हैं, या आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वृत्ताकार के रूप में होती हैं, यानी कि वृत्त के रूप में होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तो सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगला, विभिन्न जैव स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना आहार प्रदान करता है, उसको क्या बोल देते हैं? तो उसको बोल देते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। क्या बोल देते हैं उसको? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसको? खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपमार्जक। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को एकत्रित करना और इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है? तो वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरे पौधे खालिस्तान कहलाते हैं, तो हरे पौधों को हम लोग क्या बोल देते हैं? उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को क्या बोल देते हैं? उत्पादक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 50 से अधिक यहाँ पर जो खालिस्तान है वो कर लिए हैं। ठीक है, अभी इनके अलावा भी कई ऑब्जेक्ट जैसे आ सकते हैं, जैसे 52वां यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि मानव में शिशु के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जोड़ा उत्तरदायी होता है? तो 23वां जोड़ा होता है। कौन सा? 23वां जोड़ा, जो कि होता है एक्स और वाई। यदि मैं अगला आपसे पूछूं 53वां, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आप लोग बोलोगे कि आधी होती है। वक्रता त्रिज्या, जो फोकस दूरी उसकी गोलीय वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, यानी कि F बराबर होती है R/2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। ठीक है, और अगला मैं यदि आप लोगों से पूछूं
तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, कहाँ जाती है? सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? वो दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर यहाँ पर हट जाती है। ठीक है? और वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख पाते हैं? तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है? और यदि अगला मैं आपसे पूछूं कि जीन क्या है, तो जीन एक आनुवांशिक इकाई है। ठीक है? आनुवंशिक इकाई। तो आनुवांशिक इकाई यहाँ पर क्या है हमारी? जीन। जीन क्या है? एक आनुवांशिक इकाई है। ठीक है? तो ये काफी इंपोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लोगों को बताए गए हैं। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्प वाले बता दिए। ये दूसरा वीडियो था हमारा खालिस्तान का। अब अगला यहाँ पर आएगा हमारा सत्य और असत्य वाला। इसी प्रकार फिर हम जोड़ियां भी बनाएंगे। फिर हम लोग खालिस्तान खालिस्तान तो कर ही लिए हैं। फिर हम लोग एक वाक्य वाले भी देखेंगे, यानी कि जो एक एक नंबर वाले हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसी प्रकार, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।